नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम हिस्ट्री के बीए पार्ट थर्ड ईयर सेक्शन ए बी पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट पार्ट 2। बच्चों, कल हमने ये अध्ययन किया था पार्ट 1 में कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर अपनी दीवानी राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त किए थे, ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और साथ ही यहाँ के राजस्व वसूली के लिए आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया। इसको रोकने के लिए या इस पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने का यह एक प्रथम प्रयास था। रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में जारी किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इसी के अंतर्गत 1772 से 85 के काल में ब्रिटिश ताज ने भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष हो जाने के कारण 1781 में एक घोषणा अधिनियम पारित किया गया, जो इंग्लैंड के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से इस व्याख्या की गई और प्रशासन संबंधी दोष जो विद्यमान थे उनका को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसकी प्रमुख धाराएं थीं। कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों की कमेटी गठित की गई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाई, और इस बोर्ड के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री तथा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के अतिरिक्त अन्य 4 सदस्य भी थे। संचालकों द्वारा भारत में भेजे जाने वाले पत्र व आदेश बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको अनुमोदित करता था और उनके संशोधन के बाद ही वे कंपनी तक पहुंचते थे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी 3 सदस्यों की एक काउंसिल गठित की गई। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति संचालकों द्वारा की जाने लगी, परंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार केवल मात्र इंग्लैंड के ताज या सम्राट को ही था। कंपनी के अधीनस्थ भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश के रूप में जाना गया। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर की संधि, युद्ध तथा लगान के संबंध में पूर्णतया उसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बाद में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि गवर्नर जनरल स्वयं भी भारत का आर्थिक शोषण करना चाहता था और भारत के जो भी संबंधित लगान या कर निर्धारण संबंधित दीवानी जो भी कार्य थे उन पर उसने एकाधिकार स्थापित कर लिया और अधिनियम को की महत्ता को कम दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक इतिहास में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें भी कुछ दोष थे और ये दोष 1857 की क्रांति का कारण बन गए। कंपनी पर हालांकि शासन पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया। राजनीतिक तथा शासन संबंधी कार्यों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण और व्यापारिक कार्यों पर संचालकों का नियंत्रण। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में कार्य करती रही और कंपनी के क्रियाकलापों या कंपनी से संबंधित कार्यों पर नियंत्रण रखने में सफल हुई। इस एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड की सरकार का अधिकार निश्चित रूप से हो गया। इस प्रकार जो प्रणाली स्थापित की गई वह प्रणाली भारत के आज़ाद होने तक
चलती रही। हालांकि इनके लागू होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने शासन, व्यापार, आर्थिक और अन्य प्रशासकीय सुधार अवश्य किए, पर वो जो भी सुधार किए वे ब्रिटिश कंपनी के हित में किए गए थे। और यही कारण है कि आगे जाकर 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई और 1857 में क्रांति के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कंपनी और भारतीयों का आमना सामना हुआ, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया। धन्यवाद।